नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है धूमिल की बहुत ही प्रसिद्ध कविता 20 साल के बाद। तो चलिए इस कविता का भावार्थ जानते हैं। 20 साल के बाद यह कविता धूमिल के प्रसिद्ध काव्य संग्रह से ली गई है। कविता में कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 20 साल बाद देश की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। वह यह प्रश्न उठाता है कि क्या स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जनता तक पहुंचा है या नहीं, या वह केवल प्रतीकों तक ही सीमित रह गया है। कहने का मतलब कि जब हमें आज़ादी मिली और आज़ादी को 20 साल भी हो गए हैं, पर भी हमारे देश की जो स्थिति है, क्या उसमें सुधार आया है? क्या हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है? तो ये हम सबसे प्रश्न करते हैं कि क्या सचमुच स्वतंत्रता के बाद हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, या प्रतीक मात्र बन के वो चीज़ें रह गई हैं। तो देखिए, 20 साल के बाद मेरे चेहरे में वे आँखें लौट आई हैं जिससे मैंने पहली बार जंगल देखा था या देखा है। तो देखिए, कवि क्या कहते हैं कि कवि 20 वर्षों के बाद अपने देश की स्थिति को उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से उसने पहली बार संसार को देखा था। उसे पूरा समाज एक ऐसे जंगल की तरह दिखाई देता है जहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। हरा रंग सामान्यतः जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन यहाँ वह एक ऐसे सैलाब का प्रतीक है जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। अर्थात व्यवस्था इतनी व्यापक और जटिल हो गई है कि व्यक्ति अपनी पहचान खो दिया है। तो देखिए, ये 20 साल कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 20 साल हो गए हैं। हाँ, और हमें लगा था, हमारी इच्छा थी कि हमारे देश में समृद्धि आएगी और सब कुछ अच्छा होगा, पर क्या सचमुच ऐसा हुआ है? और ये जो बोल रहे हैं कि ये जो हरा रंग है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, पर यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो एक सैलाब जैसा प्रतीत हो रहा है जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। और जो सारी व्यवस्था बनाई है ना, जितनी व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था इतनी व्यापक और जटिल हो गई है कि व्यक्ति अपनी पहचान ही खो दिया है कि वो एक इंसान है और उसको स्वतंत्रता, समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी आज़ादी के बाद हमने सोचा था, हमने अपने शासन प्रशासन से कुछ अपेक्षा की थी कि हमारे ही लोग उस गद्दी पे बैठेंगे, और जब हमारे लोग गद्दी पे बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सारी चीज़ें का अंत होगा। पर मैं 20 साल के बाद भी देखता हूँ तो मुझे जो कि त्यों दिखता है, और मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्था इतनी व्यापक और जटिल हो गई है कि व्यक्ति की पहचान ही खो गई है, कि व्यक्ति अब बोल ही नहीं सकता कि मेरे साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा, या मुझे जिस तरह का जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सत्ता पे बैठता है वो वादे तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, और उसके विरुद्ध में कोई आवाज़ उठाता है तो वो जग से जाता है ना। देखिए, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। ये अपनी काव्य पंक्ति के माध्यम से बोल रहे हैं कि जानवर बनने के लिए हमें कितने सब्र की ज़रूरत होती है। यानी ये कविता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति में से एक है। कवि सोचता है कि मनुष्य को अपनी संवेदनशीलता, विवेक और मानवीयता खोकर केवल स्वार्थी और निष्क्रिय बनने में कितना समय लग रहा है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मनुष्य को अपनी संवेदनशीलता, विवेक, मानवीयता खोने में और स्वार्थी और निष्क्रिय बनने में कितना समय लगता है। समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार को सहते सहते लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनका विरोध करना ही छोड़ दिया है। देखिए, ये पंक्ति कितने अच्छे से बोल रही है कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत लगती है। यानी हमें अभी आदत हो गई है कि चुपचाप रहना है, जो कुछ हो रहा है चुपचाप सहना है, और उसका हमने भी पहले तो विरोध करते थे। जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तब हम अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, परंतु अब आज़ादी मिलने के बाद भी हम अपने ही लोगों का विरोध नहीं कर पा रहे। जहाँ पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम सब कुछ देखते हैं, पर हम उस सत्ताधारी व्यक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, और मूक बन के हम ये सारा दृश्य देख रहे हैं। तो लेखक यही बोल रहे हैं कि कितना समय लगता है एक इंसान को जानवर बनने में, या एक इंसान को जंगल बनने में। कवि को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ता है और चुप्पी समाज की व्यवस्था और निराशा को व्यक्त करता
है, ये बात सही है कि आज हम आज़ाद तो हो गए हैं, पर हम कोई भी शासन प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते, किसी के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते। यदि हम किसी नेता या सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध में बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो हमारा घर जला दिया जाएगा और हमको हमारे ऊपर कौन कौन से आरोप लगाकर हमारे पूरे परिवार को परेशान किया जाएगा और इस हद तक किया जाएगा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा। कहने का मतलब, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब हम शासन प्रशासन का विरोध तो कर देते थे, कर सकते थे, पर अब आज के ज़माने में हमारे ही भारतीय लोग जो शासन प्रशासन पे बैठे हैं, जो जनता का खून चूस रहे हैं, जो गलत गलत नीतियाँ बना रहे हैं, हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठा ही नहीं सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, अभी दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोपहर का समय समानता सक्रियता का प्रतीक है, लेकिन जहाँ हर और ताले लगे हैं, इसका अर्थ कि देश में हर जगह ठहराव हो गया है, भय और निष्क्रियता का वातावरण फैल चुका है। यानी जहाँ पे पहले जहाँ सुख समृद्धि थी, हाँ, अब वहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ पे हर जगह ताले लगे हैं। मतलब देश में प्रगति कुछ नहीं हो रही है, देश में ठहराव, भय और निष्क्रियता का वातावरण है। यानी देश की प्रगति तो नहीं हो रही है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो प्रगति होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही है, बल्कि एक भय का वातावरण तैयार हो गया है, जो हमें सत्ता पे बैठे हुए लोग या हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने से क्या कर रहा है, रोकता है। और हमारी व्यवस्था है कि हमको सब कुछ आग बनकर सहन करके चुपचाप रहना पड़ता है। दीवारों से चिपके गोली के छर्रे और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। इसका मतलब क्या है कि गोली के निशान और बिखरे हुए जूते हिंसा, दमन, दंगे और सामाजिक अशांति का प्रतीक है। कभी बताता है कि देश के इतिहास और वर्तमान में अनेक त्रासदियों से भरा हुआ है। ये पहली घटना नहीं है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे दंगे फसाद हुए हैं। तो कहीं दंगे देश की आज़ादी के लिए हुए हैं, तो कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो ये इतिहास को यदि हम टटोलेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी मतलब घटनाएं हैं, त्रासदी से भरा हुआ है, जिसमें दीवारों के चिपके गोलियों के छर्रे और सड़क में बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी है। मतलब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे बोला जाए या किसी के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए या जो भी क्रांतिकारी प्रदर्शन किए हैं उसमें वो सब आवाज़ उठाई गई है। और हमारा देश है, यदि हमारे इतिहास को उठा के देखें जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। परंतु आज के ज़माने में हमें संविधान मात्र में तो अधिकार दिया है, पर क्या सचमुच रियल माध्यम में अधिकार दिया है? आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या हमारे देश में सचमुच आज के युग में हमें बोलने का और किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है? तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। हवा से फड़फड़ाते हैं हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एक तीखा व्यंग्य है, व्यंग्य कहेंगे ना, एक तीखा व्यंग्य है। इसका आशा ये है कि देश के आदर्शों, राष्ट्रीय गौरव और योजनाओं का अपमान हो रहा है। राष्ट्र की गरिमा पर भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और सक्रिय राजनीतिक पर दाग लग चुका है। यानी हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर अब गाय ने गोबर कर दिया है। मतलब जिस तरह से हमको सुख समृद्धि होनी चाहिए, तो जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उन्होंने ही सारे काम को चौपट कर दिया, सबका गुड़ और गोबर कर दिया है। तो ऐसा कभी कहते हैं। मगर ये वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं है। तो कवि क्या कहता है कि संकट इतना बड़ा है कि केवल लोगों की कमजोरी या डर पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है? अब आप लोग ही बताओ कि इस देश में संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो सांप्रदायिक दंगे फसाद करवाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे संत और सिपाही धर्म और सत्ता का प्रतीक है। कवि व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि देश को अधिक नुकसान किसने पहुँचाया है, धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने वालों ने या शक्ति के नाम पर दमन करने वालों ने? तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बोल रहा है कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है आप बताइए हमें। अब देखिए अंतिम पंक्ति जो है, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है?
ये हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है, वो हमें बताओ। बोलते हैं कविता, देखो कितनी अच्छी पंक्ति है। ये कविता का केंद्रीय प्रश्न है। यहाँ 3 रंग और पहिए भारतीय तिरंगे का संकेत है। कवि पूछता है कि क्या स्वतंत्रता केवल राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक मात्र है क्या, यानी सचमुच हमको स्वतंत्रता मिली है क्या, कि सिर्फ एक झंडे मात्र से ही में छपके रह गई है, या उसका संबंध जनता के जीवन, अधिकारों, सम्मान और समानता से है भी क्या। तो ये हमसे प्रश्न पूछते हैं। यदि लोगों को न्याय, सुरक्षा, सम्मान, अवसर नहीं मिले हैं तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तो अधूरा रह गया है। यानी स्वतंत्रता हमको जिस तरह से जो अधिकार मिला है, सचमुच व्यवहार में अपनाया है क्या, कि सचमुच हमें न्याय, सुरक्षा और समानता का अधिकार और सम्मान मिला है क्या। कवि इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। उसकी ये चुप्पी पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करती है। यानी कवि जो प्रश्न पूछ रहा है कि सचमुच ये हुआ था क्या, तो ये इस तरह से उसका प्रश्न पूछना जनता की चुप्पी को तोड़ता है। और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, समग्र भावार्थ का यदि हम अध्ययन करेंगे तो 20 साल के बाद कविता में कवि ने स्वतंत्रता के बाद की भारतीय व्यवस्था, राजनीति, हिंसा और भ्रष्टाचार और जनमानस की निराशा का यथार्थ चित्रण किया है। कवि ये प्रश्न उठाता है कि स्वतंत्रता का वास्तविक लाभ आम जनता तक कैसे नहीं पहुंचता। कविता में तीखा व्यंग, मोहभंग की व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त हुआ है। अंत कवि पाठकों को ये सोचने के लिए छोड़ देता है कि स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ केवल राष्ट्रीय प्रतीकों में नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। यानी कहने का मतलब 20 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद होने के लिए, पर भी अब हमारे देश में जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है। जिस पे हमने विश्वास किया था, आज वो क्या सचमुच इस विश्वास पे खरा उतरा है? क्या सचमुच हमें जो चीज़ चाहिए था हमारे देश में, सुख, शांति, समृद्धि और बेरोजगारी को हटा के शिक्षा और हमारे देश का एक स्टैंडर्ड या एक स्तर बनना था, क्या सचमुच वो बन पाया है? क्या आम जनता यहाँ सुरक्षित है? क्या आम जनता को मानवीय अधिकार मिले हैं? क्या आम जनता को जो मानवीय अधिकार संविधान में लिखे हैं, क्या सचमुच व्यवहारिक तौर से उन्हें प्राप्त हुआ है क्या? इन सारे प्रश्नों को इस कविता के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।